हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग वेव ऑप्टिक्स को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरफेरेंस को पढ़ा था। ओके, तो थोड़ा सा मैं एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ इंटरफेरेंस का, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो इंटरफेरेंस बेसिकली क्या होता है, जब एक से ज़्यादा वेव किसी एक पॉइंट P पे आ रही होती है तो वहाँ पे एक नई वेव जनरेट होती है। ओके, और इंटरफेरेंस में उस पॉइंट पे एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। इंटरफेरेंस में जो हमारा रिजल्टेंट वेव था उसका एम्पलीट्यूड कुछ इस तरीके से लिखा गया था, ई नोट आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ई नोट 1 का स्क्वायर प्लस ई नोट 2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ई नोट 1 ई नोट 2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। हमको सारी चीज़ों के बारे में पता है। ई नोट 1 ई नोट 2 जो दो वेव्स थी उनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था, डेल्टा फाई हमारे लिए फेज डिफरेंस था, डेल्टा फाई था फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस डेल्टा फाई तुम लोगों ने हमने फाइंड किया था ड्यू टू पाथ डिफरेंस आता था। पाथ डिफरेंस कितना आता है, ये k टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 और k इंटू डेल्टा x, जब दोनों वेव्स का प्रोपोगेशन कांस्टेंट सेम हो तब। ओके, और डेल्टा फाई को हम इन जनरल क्या लिखा था, डेल्टा फाई इज गिवन बाय k2 x2 माइनस का k1 x1 प्लस फाई2 माइनस फाई1। याद है सबको ये बात? जब हमारा प्रोपोगेशन कांस्टेंट सेम हो जाता था और इनिशियल फेज दोनों का सेम हो जाता है, इनिशियल फेज मतलब फाई2 माइनस फाई1 0, तब हमारा जो पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते थे, k टाइम्स ऑफ डेल्टा x। ओके, चलो अब इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव हम लोग कैसे लिखते थे, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर लिखते हैं हम, और यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको स्क्वायर करके, तो यहाँ पे आएगा मेरे लिए आई नोट आर इज इक्वल्स टू आई नोट 1 प्लस आई नोट 2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ आई नोट 1 आई नोट 2 कॉस डेल्टा फाई। तो ये है हमारा जो रिजल्टेंट वेव है उसका इंटेंसिटी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इंटरफेरेंस में पढ़ी थी। फिर हमने इनकी स्पेशल केस किए थे। स्पेशल केस में क्या था, ई नोट 1 और ई नोट 2 दोनों इक्वल हो जाए तो क्या होगा, आई नोट 1 आई नोट 2 इक्वल हो जाए तो क्या होगा। एक तो ये तो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, जब दोनों वेव का प्रोपोगेशन कांस्टेंट सेम हो जाए तो क्या होगा। ओके, चलो तो अब हम अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग हर बार बात करेंगे जो हमारे दोनों सोर्सेज है वो दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं। ओके, तो हम सबसे पहले यही बात जान लेते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेज हम किन सोर्सेज को कहते हैं। दो सोर्सेज विच हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। मतलब दो वो सोर्सेज होना चाहिए जिनका फ्रीक्वेंसी सेम हो और उन दोनों के बीच का जो डेल्टा फाई फेज डिफरेंस वो समय टाइम के साथ या किसी पोजीशन के साथ चेंज नहीं हो रहा हो। तो वैसे सोर्सेज को हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। ओके, अब जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम कोहेरेंट सोर्सेज के लिए कुछ स्पेशल केसेस बनाते हैं। सो स्पेशल केस ऑफ कोहेरेंट सोर्स, स्पेशल केस ऑफ कोहेरेंट सोर्स। ओके, तो स्पेशल केस में क्या है, हम वो इस चैप्टर में जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, जो दो कोहेरेंट सोर्सेज है उनका इनिशियल एम्पलीट्यूड इक्वल लेंगे। तो स्पेशल केस ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज में हमारे लिए होंगे ई नोट 1 इज इक्वल्स टू ई नोट 2 इज इक्वल्स टू ई नोट। दूसरी बात, जो दोनों जो होंगे कोहेरेंट सोर्सेज उनका फ्रीक्वेंसी और हम बोल सकते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी सेम होगा। k1 इसमें हमारे लिए k1 इज ऑल्सो इक्वल टू k2 इज इक्वल्स टू k होगा। क्लियर है बात? अच्छा, अगर k सेम है तो k का वैल्यू हम जानते हैं, k हमारे लिए प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है जो कि लिखा जाता है 2 पाई बाय लैम्डा से। अगर k सेम है तो उन दोनों सोर्सेज का वेवलेंथ सेम है, उन दोनों सोर्सेज का क्या चीज सेम है, वेवलेंथ। अच्छा, जब भी दो लाइट वेव हो और उनका वेवलेंथ सेम हो तो ऐसी लाइट वेव को हम लोग कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। जल्दी से डेफिनेशन लिख लेते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट, टू वेव्स विथ टू लाइट वेव्स with
सेम वेवलेंथ आर कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो हमारे जो कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं वो जनरली कोहेरेंट सोर्सेस मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है बात? तो ये हमारा स्पेशल केस है, बिल्कुल ऐसा होना जरूरी नहीं है। कोहेरेंट सोर्सेस हम किनको कहते हैं? जिनका पाथ डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी सेम हो। ये स्पेशल केस है, ये हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग जो सॉल्व करेंगे उनमें ये चीजें इक्वल होगी दोनों सोर्सेस के लिए। ओके, अच्छा, इनका एम्पलीट्यूड इक्वल है तो इनिशियल इंटेंसिटी भी हमारी इक्वल होगी। ओके, अच्छा, जब ये सारी की सारी चीजें वैलिड होती है, मतलब ट्रू है, तो हम सब चीजों को वापस से लिखते हैं, जैसे कि इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। हमने ये पिछले लेक्चर में इसको पूरा का पूरा डिराइव किया था, वो आती है हमारे लिए 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट कोस स्क्वायर डेल्टा 5/2। जब ये सारी की सारी चीजें वैलिड है तब जाके हम इंटेंसिटी को ऐसे लिख पाते हैं। ओके, अच्छा, हम लोग फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई को भी लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स के इक्वल। ओके, तो और जो हमारी रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ई नॉट आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट प्लस ई नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ई नॉट स्क्वायर कॉस ऑफ डेल्टा फाई। और हम यहां से एक चीज बोल सकते हैं, देख इसके हिसाब से हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2 ई नॉट कॉस ऑफ डेल्टा 5/2 ई नॉट आर इज इक्वल्स टू। कैसे हम जानते हैं कि हमारा जो रिजल्टेंट वेव का जो इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो ये बात हो गई हमारे कोहेरेंट सोर्सेस के लिए। ये उन कोहेरेंट सोर्सेस का एक स्पेशल केस कर लिया। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट, जब भी हमारा वेवलेंथ इक्वल हो जाए तो वैसे लाइट को हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। जल्दी से इन चीजों को सबको नोट कर लो। चलो, तो अब हम लोग इंटरफेरेंस के ऊपर एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, मुझे 2 सोर्सेस गिवन है S1 एंड S2। ओके, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अपने को D गिवन है। इन दोनों सोर्सेस के सामने एक स्क्रीन रखा गया है जो कि S2 से कैपिटल D डिस्टेंस पे है। अपने को फाइंड करना है कि इस लाइन के ऊपर मैक्सिमा और मिनिमा के पोजीशंस क्या होंगे। अपने को एक चीज गिवन है कि दोनों सोर्सेस के बीच का फ्रीक्वेंसी सेम है और इनिशियल फेज सेम है। ओके, इसका मतलब ये दोनों सोर्सेस हमारे लिए कोहेरेंट सोर्सेस हैं। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। चलो, तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, जब भी 2 वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होती है तो वहां पे मैक्सिमा और मिनिमा बनता ही बनता है। मैक्सिमा कब बनता है? पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो जब भी इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स जब भी हमारे लिए n लैम्डा के इक्वल आ जाए तो इस केस में हमारा उस पॉइंट पे मैक्सिमा बनेगा। मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2। कितना होना चाहिए? 2n + 1 लैम्डा बाई 2। ओके, अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, इस स्क्रीन के ऊपर कोई भी एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं P, और इस P पॉइंट पे इन दोनों सोर्सेस की वजह से जो वेव्स निकल रही है उनके बीच का पाथ डिफरेंस लिखते हैं। ओके, यहां से S1 से एक वेव निकली, वो P पॉइंट पे रीच करी। ओके, एक वेव S2 से निकली और P पॉइंट पे रीच करी। तो अब अपने को इन दोनों के बीच का सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करना है? डेल्टा एक्स और पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एक्स कैन बी रिटर्न लाइक दिस, S1P माइनस का S2P, यहां से यहां तक का डिस्टेंस माइनस यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अब ये हम लोग कैसे फाइंड कर रहे हैं? यहाँ पे देख, अच्छा ये लाइन थोड़ी गलत बन गई, इनको ठीक बना देता हूं। ओके, अब देख यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और पाथ डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस S2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इधर की तरफ। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। अगर अब बात करें तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं Q।
S2 से P का डिस्टेंस और Q से P का डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे, तो S2P माइनस S1P S1Q के इक्वल हो जाएगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो पाथ डिफरेंस कितना मिलेगा अपने को S1 से Q के बीच का, कितना मिलेगा S1 से Q के बीच का। चलो इस चीज को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। सो डेल्टा x विल बी इक्वल टू S1 इंटू Q के इक्वल। देख ये वाला एंगल लेट से हम लोग अभी थीटा ले लेते हैं, ओके। अब इस ट्राइंगल में देखिए हम लोग S1 S2 Q, तो ये तुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। S1 S2 इसका हाइपोटेन्यूअस हो गया और S1 Q इसका परपेंडिकुलर हो गया, नो बेस हो गया। एंगल जिसके साथ जुड़ा होता है वो बेस होता है। तो हम लोग S1 Q फाइंड कर सकते हैं इस ट्राइंगल में। सो S1 Q विल बी इक्वल टू, देख कितना आ जाएगा, दिस इज डी कॉस थीटा यूज कर, तो वो आ जाएगा मेरे लिए डी कॉस थीटा। कितना आ जाएगा, डी कॉस थीटा। सब्स्टिट्यूट कर दूं मैं यहाँ पे। सो डेल्टा x विल बी इक्वल टू डी कॉस थीटा, और डेल्टा x की जगह हम लोग डी की जगह हम लोग अपना वैल्यू पुट कर सकते हैं 2.5 लैम्डा पुट कर दें यहाँ पे। अच्छा क्या 2.5 लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ 5/2 लैम्डा, 5/2 लैम्डा कॉस थीटा। ये आ गया हमारे लिए पाथ डिफरेंस। क्या आ गया, ये हमारे लिए पाथ डिफरेंस। अब हम पाथ डिफरेंस को यूज करके भी हम लोग मैक्सिमा मिनिमा फाइंड कर सकते हैं, या फिर फेज डिफरेंस के हिसाब से भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं, ओके। चल, फॉर मैक्सिमा पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। मैक्सिमा के लिए बात कर रहे हैं। मैक्सिमा के लिए n लैम्डा विल बी इक्वल टू 5/2 लैम्डा कॉस थीटा। मेरा देख लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हुआ, सो 2n/5 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट n की वैल्यूज के लिए कॉस थीटा के डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 पे cos थीटा का वैल्यू कितना मिल रहा है अपने को, अच्छा सॉरी n इज इक्वल्स टू 0, सो cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो थीटा कितना मिला अपने को 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री मतलब जब ये एंगल 90 हो जाए, मतलब इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट बात करेंगे तो इनफाइनाइट पे अपने को क्या मिलेगा, मैक्सिमा। जब अगर ये स्क्रीन बहुत बड़ी है तो जो लास्ट में जो अपने को मिलेगा वो मिलेगा अपने को मैक्सिमा। क्लियर है ये बात। अब n का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, n इज इक्वल्स टू 1। बता cos थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/5। इसके लिए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कुछ एंगल मिल जाएगा अपने को। n इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व कर, सो cos थीटा विल बी इक्वल टू 4/5। क्या n इक्वल टू 3 मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। अगर मैं n इज इक्वल्स टू 3 पुट करता हूँ तो cos थीटा अपने को मिल जाता है 6/5। cos का वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, तो अपने को इस स्क्रीन के ऊपर O पॉइंट से ऊपर की तरफ कितने मैक्सिमा मिलेंगे, 3 मैक्सिमा मिलेंगे। कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। एक एंगल मैं यहाँ से फाइंड करूंगा, दूसरा वाला एंगल यहाँ से फाइंड करूंगा। क्लियर है ये बात। अब हम लोग सेम मिनिमा के लिए देखेंगे। मैक्सिमा के लिए उतार लो, मिनिमा के लिए करते हैं। ओके, ये तो हो गया हमारा मैक्सिमा के लिए। अब मिनिमा के लिए करते हैं, ओके। सो मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। सो 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू 5/2 लैम्डा कॉस थीटा। क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है, सबसे पहले वो हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, लैम्डा से लैम्डा, ओके, 2 से 2, तो इधर की तरफ बचेगा 2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 cos थीटा। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1/5। अब यहाँ पे भी n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम लोग cos थीटा फाइंड करेंगे। सो जब n इज इक्वल्स टू 0 हो जाए तो cos थीटा मिलेगा अपने को 1/5। n इज इक्वल्स टू 2 हो जाए, 1 हो जाए तो कितना मिलेगा अपने को, 1 पुट कर तो 3/5। cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। तीसरा n इज इक्वल्स टू 2 पुट कर, सो cos थीटा इज इक्वल्स टू मिलेगा 5/5 विच इज 1। अच्छा, cos थीटा जब 1 है तो थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0 डिग्री। कितना, 0 डिग्री। मतलब ये P पॉइंट अपना इस एक्सिस के अलोंग आ जाए।
मतलब जब P पॉइंट यहाँ पे आ जाए और इसको हम लोग P डैश लिख देते हैं, तो इस P डैश पॉइंट पे अपने को क्या मिलेगा, एक मिनिमा मिलेगा। क्या मिलेगा, एक मिनिमा। क्लियर है ये बात। n इक्वल टू 2 से हम आगे जा ही नहीं सकते, 3 पे जाएंगे तो इधर 7/5 हो जाएगा, तो cos थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ये बात। तो अपने को इस P डैश पॉइंट के ऊपर की तरफ 3 मैक्सिमा मिलेंगे, 3 मिनिमा मिलेंगे। सिमिलरली नीचे की तरफ बता गिन के देख। एक बात बताऊं, मिनिमा मुझे यहाँ पे मिल चुका है, तो इस मिनिमा को मुझे डबल काउंट नहीं करना, तो मुझे 2 मिनिमा और नीचे की तरफ मिलेंगे, n इक्वल टू 1 वाला और ये वाला। ओके, ये वाला तो कॉमन रहेगा टू n इक्वल टू 2 वाला। क्लियर है बात। तो 5 अपने को मैक्सिमा मिल रहे हैं और 5 अपने को मिनिमा मिल रहे हैं और 6 अपने को मैक्सिमा मिलेंगे। कितने मैक्सिमा मिलेंगे, 6 मैक्सिमा मिलेंगे, 3 ऊपर 3 नीचे। लेकिन यहाँ पर मिनिमा में एक मिनिमा कौन साइड कर रहा है, n इक्वल टू 0 वाला। ओके, इसलिए अपने को 5 मिनिमा और 6 मैक्सिमा मिलेंगे। अगर अपने को यहाँ से लेंथ फाइंड करना था कि डिस्टेंस कितना होगा, वो हम लोग निकाल सकते हैं। फिर कैसे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अपने को पता है, cos थीटा अपने को पता चल गया। इस ट्राइंगल में हम लोग tan थीटा बता सकते हैं। tan थीटा क्या हो जाएगा, d/y। अगर अपने को यहाँ पे पोजीशन बताना है कि P पॉइंट पे, ये कोई P पॉइंट है, ये Y पे है, तो यहाँ पे Y पे क्या होगा। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सो tan थीटा विल बी इक्वल टू y/d। d प्लस स्मॉल d नहीं लिखना, क्योंकि हमको एक अप्रोक्सीमेशन दिया हुआ है कि जो d है वो बहुत ही बड़ा है स्मॉल d से, तो इसके हिसाब से हम tan थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, cos थीटा मिल गया तो हम लोग tan थीटा भी फाइंड कर ही सकते हैं। ओके, और डिफरेंट थीटास के लिए हम लोग y फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ आया, जल्दी से उतार लो। अगर किसी को कहीं पे दिक्कत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताएं, कुछ भी दिक्कत हो तो।